लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन शुरू किया था। मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया था, मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस के बारे में बताया था। मैकेनिक्स में हम रेस्ट एंड मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर फिर हमने मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट के बारे में पढ़ा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा हमने। फिर मोशन में हम फर्स्ट चैप्टर है हमारे लिए रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। सो उसमें हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे? यस सर। सब क्वेश्चन समझ में आ गए थे? यस सर। ये सारे क्वेश्चन एक बार क्लास के बाद खुद से भी क्या करो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, माइंड में फिट होने चाहिए सारे क्वेश्चन। समझ में आया? सो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो एक और क्वेश्चन। ए पार्टिकल moves along a regular hexagon A, B, C, D, E, F. Length of the side of hexagon is A. लेंथ कितनी है साइड की? A. Calculate the displacement of the particle from A to C. A to C तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है मुझे। एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती। रेगुलर मतलब सभी साइड की लेंथ इक्वल है, ठीक है। रेगुलर मतलब सभी साइड की लेंथ इक्वल है। तो ए से सी तक पार्टिकल चला गया, वहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताओ कितना होगा? कितना आंसर आया निहारी का? 2A। 2A। वो तो डिस्टेंस है 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। √3V/2 आ रहा है। √3/2। √3A/2। यस। नहीं, देखो इधर, देखो रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन है ना, ईच साइड की लेंथ है A, ठीक है। अब मैं कहीं से भी यहां से मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है ना, ABCDEF, ठीक है। A से C तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब पार्टिकल यहां से गया, इस रेगुलर हेक्सागन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो यहां से B गया, B से C गया, तो A से B और B से C डिस्टेंस 2A हो जाएगा। ये A + A 2A। डिस्टेंस नहीं पूछा है हमसे, पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पूछा है हमसे। समझ में आया? A से C तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये इसको एकदम मिड में इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया? तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं D। तो मैं A से D अगर निकाल लूं तो इसको डबल कर दूंगा, A से D जितना है उतना ही D से C है। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। तो मुझे पता है ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो इसका हाफ ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। रेगुलर हेक्सागन में दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा?
60 डिग्री। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? एक साथ लिखना, पहले समझो, लिखने की आदत छोड़ो, पहले समझो। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक ये पता है ए, तो ये वाला कंपोनेंट होगा a cos 60 और ये वाला होगा a sin 60। होगा कि नहीं होगा? इस ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये एंगल है और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा वाला। a sin थीटा, दो कंपोनेंट होते हैं ना, a cos थीटा और a sin थीटा। कंपोनेंट निकालना बताया था ना मैंने आपको, याद है नहीं याद है? तो ये a है, तो इसका ये कंपोनेंट होगा a cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा a sin थीटा। तो ये एंगल कितना है? 60। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? a sin 60 और ये भी कितनी है? a sin 60। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, सो टोटल ए से सी क्या होगा? AD प्लस DC, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C मैंने बोला S, वो होगा A sin 60 AD प्लस A sin 60। होगा कि नहीं होगा? sin 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू A प्लस √3/2 इंटू A, दोनों को ऐड करेंगे तो √3/2 प्लस √3/2 क्या हो जाएगा? क्या आंसर आएगा इसका? √3A आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट A से C तक का। डिस्टेंस पूछते तो आंसर होता है 2A। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ 2 है, बट डिस्प्लेसमेंट होता है कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल। A से C आ गया, A से C आ गया, तो ये हुआ ना इसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यस सर। लिख लो। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट के हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए, इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। देखो हमने मोशन पढ़ा, फिर मोशन में बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हम बता सकते हैं कि कितना पार्टिकल ने मोशन किया। समझ में आया? अब वो मोशन किस रेट से कर रहा है, फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है, उसके लिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है स्पीड और एक है वेलोसिटी। समझ में आया? सो पहले हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है? देखो जैसे हम कार से जाते हैं या बाइक से जाते हैं तो स्पीडोमीटर भी होता है कार में। ओडोमीटर होता है डिस्टेंस बताता है और स्पीडोमीटर होता है स्पीड बताता है। समझ में आया क्या? ओडोमीटर तो डिस्टेंस बताता है, लेंथ ऑफ पाथ बताता है, और स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्पीड 0 से वो शुरू होती है ना? फिर हम बढ़ाते जाते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है। कार में जो स्पीड होती है इधर वो होती है किलोमीटर पर आवर में या फिर माइल पर आवर में, है ना? जनरली किलोमीटर पर आवर में होती है। तो उसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अभी मान लो एट एनी इंस्टेंट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही, तो उसका स्पीड है, उसका मतलब ये कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहोगे तो 1 आवर में 20 किलोमीटर आगे जाओगे। समझ में आया क्या? 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 20 किलोमीटर। आपने अगर स्पीड बढ़ा दी 30 कर दी, तो अगर आप 30 से चलते रहोगे तो 1 आवर में 30 किलोमीटर चलोगे। सिंपल सी बात है। सो स्पीड आपको बताता है कि आप एवरी यूनिट टाइम में कितना चलोगे। जैसे कार की स्पीड बताती है आप इसी स्पीड से चलोगे तो 1 आवर में कितना चलोगे। 1 आवर मतलब यूनिट टाइम हुआ, है ना? अगर मान लो स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो वो स्पीड आपको क्या बता रही है कि एवरी सेकंड आप इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। समझ में आया? मतलब यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो स्पीड होता है। आया समझ में? हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट होगी मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? सो क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम is called स्पीड। अब देखो कार में जो स्पीडोमीटर बताता है वो आपको डायरेक्शन भी बताता है क्या, कि आप इतने एंगल पे नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो या नॉर्थ। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आप
एवरी आवर में कितना किलोमीटर चलोगे अगर इतनी स्पीड से चलोगे तो। डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बताता है वो, तो स्पीड स्केलर होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। समझ में आया क्या? स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है। स्पीड आपको बताता है कि पर यूनिट टाइम आप कितना लेंथ चल रहे हो, किस डायरेक्शन में चल रहे हो, ये नहीं बताता है स्पीड। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, sir. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? ठीक है, Yes, sir. ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो, जो स्पीड होती है, हम पहले पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, फिर हम पढ़ेंगे बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों में क्या डिफरेंस है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में? इंस्टेंटेनियस स्पीड तो वो होती है जो आपको स्पीडोमीटर एवरी इंस्टेंट बताता रहता है ना, कि अभी 20 है, फिर अभी 25 हो गई, फिर ब्रेक लगाया तो कम हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 62, 63, 64। एवरी इंस्टेंट वो आपको एक्चुअल स्पीड बताता है कि नहीं बताता है स्पीडोमीटर? Yes, सो sir. उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से ही समझो, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब किसी भी टाइम पर जो स्पीड है पार्टिकल की या कार की या कोई भी ऑब्जेक्ट की, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? Yes. हाँ। Yes, sir. तो एवरेज स्पीड की कब जरूरत पड़ती है? एवरेज स्पीड की जरूरत हमें तब पड़ती है कि मान लो आप, जैसे मान लो मुंबई से पुणे गए, ठीक है, तो आपकी स्पीड हर टाइम चेंज होती रहती है। कांस्टेंट स्पीड तो बहुत कम देर के लिए हम चला पाते हैं, क्योंकि कभी हम बढ़ा देते हैं स्पीड, कभी कम कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, कभी रोड खराब होता है तो स्पीड कम हो जाती है, रोड अच्छा है तो स्पीड बढ़ जाती है। मतलब चेंज होती रहती है। वेरिएबल स्पीड बोलते हैं इस स्पीड को, हम जो हम वेरी करते रहते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड में एवरेज स्पीड इज इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड आपको ये बताएगा कि आपने पूरी जर्नी कितनी एवरेज स्पीड से पूरी की। समझ में आया? जैसे मान लो मुंबई से पुणे 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है मान लो, और आपने 3 आवर्स में पूरी की। वो जर्नी कितने आवर्स में पूरी की? 3 आवर्स में। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आई? एवरेज स्पीड कितनी आई? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओके, एग्जाम्पल। डिस्टेंस में बोला था 150 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, टाइम लगा 3 आवर्स, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। इतना सा आंसर देना था। चुपचाप बैठे रहे तो कुछ तो बोला करो। हाँ, ये सब नहीं आता है क्या? क्यों आस्था? आंसर दिया करो, ठीक है? हाँ। Yes, sir. सो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? कि जब हम वेरिएबल स्पीड से चलते हैं तो ये वो स्पीड होती है कि जितनी स्पीड से अगर आप कॉन्स्टेंटली चलो तो डिस्टेंस सेम आएगा। समझ में आया? हाँ, जैसे मुंबई से पुणे हम 150 किलोमीटर चले 3 आवर में, तो एवरेज स्पीड आए 50 किलोमीटर पर आवर, बट हमारी एक्चुअल स्पीड 50 थोड़ा ना थी, कभी कम थी कभी ज्यादा थी, तो ये उन सब का एवरेज। समझ में आया? हाँ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो लिखो, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं हम? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद a नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। if a particle moves with non-uniform speed, then the average speed of that particle is that constant speed which covers equal
distance means same distance in equal time. समझ में आया? सो एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड मैंने आपको एवरेज का फंक्शन कैसे लिखते हैं, एवरेज ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना एवरेज। स्पीड का सिंबल होता है v और इसके आगे मैंने ये एवरेज का साइन लगाया। समझ में आया? Yes. तो ये इसका फॉर्मूला होगा, हमेशा क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। आया समझ में? तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। एक ओरल क्वेश्चन का आंसर दे दो बस। जैसे मान लो पार्टिकल ए से बी चला 100 किलोमीटर, ए से बी चला 100 किलोमीटर 2 आवर्स, और बी से सी चला 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। 60 किलोमीटर पर आवर। यस, टोटल डिस्टेंस कितना चला 300, टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर, तो एवरेज स्पीड कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। ओरल क्वेश्चन था, लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस निकाला, अपॉन में टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग टाइप के केसेस वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे केस फर्स्ट, ए पार्टिकल moves with speed v1 for time t1। t1 टाइम तक v1 की स्पीड से चला एक पार्टिकल, है ना, मतलब इतने टाइम तक तो कांस्टेंट स्पीड थी उसकी। ठीक है, देन स्पीड v2 फॉर टाइम t2। उसके बाद v2 की स्पीड से चला t2 टाइम तक। समझ में आया? हमसे अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, तो मान लो पहले वो ए से बी चला, v1 की स्पीड से t1 टाइम तक। फिर मान लो वो बी से सी चला, बी से सी चला v2 की स्पीड से t2 टाइम तक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस होता है, हमें डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। ए से सी तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो गिवन है, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। टोटल टाइम तो क्या हो जाएगा, T1 plus T2। बट s1 प्लस s2 कैसे निकालेंगे? ए से बी तक की डिस्टेंस s1 और बी से सी तक की डिस्टेंस s2, वो कैसे निकालेंगे? Speed into time. N upon T1 plus V2 upon T2। नहीं, v1 अपॉन t1 करने से थोड़ा ना डिस्टेंस आएगी, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लो चाहो तो फॉर्मूला। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला भी लिख लो। हमने लिखा था ना यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया क्या? बट ये फॉर्मूला हमें तभी यूज करना है जब स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। समझ में आया, है ना? ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला अगर आप यूज भी कर रहे हो तो इससे आपको फिर एवरेज स्पीड मिलेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो कौन सी स्पीड मिलेगी, एवरेज स्पीड। समझ में आया? ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होगा, हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम को इधर ले जाओ तो डिस्टेंस मिलेगा ना। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो मुझे ए से बी तक की डिस्टेंस बताना है तो स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर, मीटर क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है ना। समझ में आया?
Yes, sir. हाँ हाँ, तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बोलो क्या होगा? ये होगा v1t1 और ये होगा v2t2, होगा कि नहीं होगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? T1 v1t1, T2 divided by T1. बोलो ऐसा क्वेश्चन आया तो कर देंगे क्या? हाँ सर. ये समझ लो क्वेश्चन ही था एक, v1 और t1 गिवन था, v2 और t2 गिवन था, मैंने पूछा एवरेज स्पीड, तो आंसर क्या आया? v1t1 प्लस v2t2 अपॉन t1 प्लस t2। समझ में आया? लिखो यार। अगर मान लो और भी आगे गिवन होता है, जैसे v1 की स्पीड से t1 टाइम तक, फिर v2 की स्पीड से t2 टाइम तक, फिर और भी गिवन होता v3 की स्पीड से t3 टाइम तक, तो क्या करते जाएंगे? ऐड होता जाएगा। फिर Adding. हाँ, ऐड होता जाएगा। इसके आगे प्लस t3 और नीचे भी प्लस t1 प्लस t2 प्लस 3, टोटल टाइम निकाल लो और ऊपर टोटल डिस्टेंस निकाल लो, ऐड होता जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? हाँ। अब मान लो इसमें भी एक स्पेशल केस, हमने केस फर्स्ट देखा, फिर उस केस के अंदर भी एक स्पेशल केस कि अगर हमें t1 इक्वल टू t2 गिवन है, लेट से t, कैसे पता लगेगा टाइम इक्वल है? अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर हाफ ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, फॉर हाफ ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, समझ में आया? एंड स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो क्या इक्वल हो गया? तो क्या इक्वल हो गया? टाइम इक्वल हो गया। हाफ ड्यूरेशन मतलब हाफ टाइम, नेक्स्ट हाफ ड्यूरेशन मतलब नेक्स्ट हाफ टाइम, तो t1 और t2 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं इसमें t1 और t2 इक्वल करूं तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा? v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t, ये बनेगा ना, है ना? Yes. तो क्या आंसर आएगा? v1 प्लस v2 बाई 2, ये आंसर है। तो हमें याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, इट इज अरिथमेटिक मीन निकालना है, डायरेक्ट आंसर निकाल लो। अगर आपको एक केस पता है कि अगर टाइम इक्वल है, टाइम ड्यूरेशन इक्वल है, तो स्पीड्स का अरिथमेटिक मीन निकाल लो। क्या निकाल लो? जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपको t1 इक्वल टू t2 तीन पार्ट में गिवन है, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t है, मान लो जैसे क्वेश्चन में गिवन है 1/3 टाइम ऑफ द जर्नी इतनी स्पीड से चलता है, नेक्स्ट 1/3 टाइम ऑफ द जर्नी इतने स्पीड से चलता है, लास्ट 1/3 टाइम ऑफ द जर्नी, 1/3 टाइम बोल रहा हूँ मैं, 1/3 ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, ऐसे लिखा हुआ है 1/3 ड्यूरेशन, नेक्स्ट 1/3 ड्यूरेशन, नेक्स्ट 1/3 ड्यूरेशन, v1 स्पीड से, v2 स्पीड से, v3 स्पीड से। समझ में आया क्या? यस हाँ। Yes, sir. तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा फिर उस केस में? v1t प्लस v2t प्लस, हाँ, तो क्या आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, अरिथमेटिक मीन। मान लो 4 पार्ट में, तो क्या आंसर आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। 4। समझ में आया? Yes, sir. कब लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला? कब लगाना है? अगर टाइम ड्यूरेशन इक्वल है तभी लगाना है, अदरवाइज क्या करेंगे? v1t1 प्लस v2t2 प्लस v3t3 अपॉन t1 प्लस सर आपकी आवाज नहीं। Sir, I can't hear you. Yes, sir, your voice is breaking. हाँ, तो केस सेकंड क्या है? इफ ए पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस s1 विद स्पीड v1, इस बार टाइम नहीं गिवन है, एंड देन
डिस्टेंस s2 with speed v2। समझ में आया? जैसे मान लो पार्टिकल ए से बी चला, फिर बी से सी चला, ए से बी तक s1 की स्पीड से चला v1, s1 डिस्टेंस चला v1 की स्पीड से, फिर s2 डिस्टेंस चला v2 की स्पीड से। समझ में आया? तो हमसे पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट टाइम तो गिवन नहीं है। टाइम गिवन है क्या? तो कैसे निकालेंगे? t1 और t2 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ठीक है। सो t1 कितना होगा? s1 अपॉन v1। t1 कितना होगा? s1 अपॉन v1, और t2 कितना होगा? s2 अपॉन v2। तो क्या लिख सकता हूं मैं? s1 प्लस s2 अपॉन s1 प्लस v1, s1 अपॉन v1 अपॉन s2 अपॉन v2। अगर आगे भी है तो एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. लिखो यहां तक। इसमें स्पेशल केस क्या है? अगर जो हमें डिस्टेंस गिवन थी s1 s2, अगर वो इक्वल हो, इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s, अगर इक्वल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 विद स्पीड v1 एंड डिस्टेंस s2 विद स्पीड v2, है ना। तो s1 s2 कैसे पता लगेगा इक्वल है या नहीं? अगर क्वेश्चन में लिखा है इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस, समझ में आया, विद v1 स्पीड, या फिर हाफ जर्नी, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ जर्नी विद द v1 स्पीड एंड नेक्स्ट हाफ जर्नी विद द v2 स्पीड। तो जर्नी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। समझ में आया? ड्यूरेशन लिखा है तो टाइम है। आया समझ में? या फिर ऐसे लिखा फर्स्ट हाफ जर्नी विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ जर्नी विद स्पीड v2। तो क्या इक्वल है? डिस्टेंस इक्वल है या टाइम इक्वल है? डिस्टेंस इक्वल है। सो अगर डिस्टेंस इक्वल है और स्पीड गिवन है, डिस्टेंस और स्पीड वाला केस तो ये वाला होता है जो हमने पढ़ा, ये वाला केस 2। तो s1 और s2 की जगह मैं s लिखूंगा, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? s प्लस s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ऊपर हो जाएगा 2s, नीचे s कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये s से s कॉमन कैंसिल, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, HM। ये सब याद रखो थोड़ा बहुत, ठीक है। हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम सबको डिवाइड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड, जैसे v1 प्लस v2 था तो डिवाइड बाय 2, v1 प्लस v2 प्लस v3 था तो डिवाइड बाय 3, ऐसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या करेंगे? जैसे टोटल 2 पार्ट में है तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, है ना। मान लो अगर ऐसे गिवन है, इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 इक्वल टू s, ऐसे गिवन है क्वेश्चन। मान लो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट 1/3 ऑफ द जर्नी इतनी स्पीड से चला, देन नेक्स्ट 1/3 ऑफ द जर्नी इतनी स्पीड से चला, देन लास्ट 1/3 ऑफ द जर्नी इतनी स्पीड से चला। मतलब 3 स्पीड्स गिवन है आपको, 1/3 1/3 1/3, तो डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. तो हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे? ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन। अगर मान लो ऐसा होता 1/4 ऑफ द जर्नी इतने से चला, फिर नेक्स्ट 1/4 इतने से चला, फिर नेक्स्ट 1/4 इतने से, फिर नेक्स्ट 1/4 इतने से, तो बताओ क्या फॉर्मूला आता? कौन सा फॉर्मूला यूज करते? 4 upon 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v3 plus 1 upon v4. यस, वेरी गुड, लिख लो ये सब। और ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ए पार्टिकल
moves from A to B with speed 10 meter per second and returns back with speed 15 meter per second. Find average speed. ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो 12.5 आंसर क्यों आया, आपने इसमें टाइम ड्यूरेशन इक्वल कर दिया। इसमें टाइम इक्वल है या डिस्टेंस इक्वल है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पार्टिकल ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आ गया, तो क्या इक्वल हुआ दोनों जगह में? ए से बी गया पार्टिकल, फिर बी से वापस ए आ गया। समझ में आया क्या? तो एस ए से बी चला और बी से ए भी ए से चला, तो डिस्टेंस इक्वल है ना, टाइम थोड़ा ना इक्वल है। ए से बी वो टाइम ज्यादा लगाएगा और बी से ए जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। जब गया था तब धीरे धीरे गया था 10 से, फिर आया तो 15 से आया, तो टाइम तो अलग अलग हो जाएगा ना। समझ में आया क्या? हाँ हाँ yes sir. तो Yes, क्या sir. फॉर्मूला लगेगा? 2/1/v1 प्लस 1/v2। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, s प्लस s, टोटल डिस्टेंस कितना चला, s गया और s आया, मान लो s 2s, और टाइम कितना लगा, जाते वक्त लगेगा s/v1 और आते वक्त लगेगा s/v2। समझ में आया? हाँ, तो Yes, s sir. कॉमन करोगे तो ये यही फॉर्मूला आएगा, ये आएगा ना। आया समझ में? s कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2s है तो 2 बचेगा ऊपर, तो क्या आएगा आंसर? 2/1/10 प्लस 1/15। तो 2 एलसीएम कितना लेंगे 30, तो ये 3 + 2 बचेगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा, तो 60/5 12 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। समझ में आया क्या? एवरेज Yes, स्पीड sir. कितनी आई? 12। लिखो। लिख लिया? Yes sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। A bus travels first half distance of its total journey with speed v0. It covers remaining distance with speed v1 and v2 in equal intervals of time. Calculate average speed. Calculate average speed. चलो देखो इधर सब लोग, देखो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बस ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स टोटल जर्नी विद स्पीड v0। तो मान लेते हैं टोटल बस यहाँ से यहाँ तक गई,
तो इसका फर्स्ट हाफ यहाँ हो जाएगा, है ना। ये ए से बी तक बोल देते हैं, ये सी, ए बी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये मान लो डिस्टेंस ए से, और ये वी नोट से चली, कितनी स्पीड से चली, वी नोट। बी से सी तक की डिस्टेंस ए से, अब आगे कितने से चल रही है, इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस ये v1 और v2 की स्पीड से चल रही है। समझ में आया। तो मैं यहाँ पर d लिख देता हूँ, बीच में c लिखूंगा। v1 और v2 की स्पीड से चल रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है b से d के बीच में। तो मान लो b से c ये v1 से चली और c से d v2 से चली। समझ में आया। यहाँ पर टाइम इक्वल है, यहाँ b से c का टाइम भी इक्वल है और c से d तक का टाइम भी इक्वल है समझ में। हाँ, Yes, sir. सो क्या हम b से d तक की पहले निकाल लें, टाइम इंटरवल इक्वल है तो कौन सा मीन होता है, अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन, कौन सा मीन होता है। Arithmetic. सो एवरेज स्पीड फ्रॉम b टू d, फॉर b टू d मान लेते हैं कि b से d तक की एवरेज स्पीड है v डैश। समझ में आया। हाँ, तो v डैश क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2, ये होगा ना, ये v डैश होगा, v1 प्लस 2 बाई 2 होगा कि नहीं होगा। टाइम इंटरवल इक्वल है, आया समझ में। अब a से d तक का निकालना है हमें ओवरऑल, a से d तक का, तो a से d तक ये डिस्टेंस इक्वल है, a से b तक वो, अब ऐसे देखो a से b तक तो वो v नोट से चल रहा है और b से d तक वो v डैश से चल रहा है, v डैश इतना है। समझ में आया। हाँ, तो a से d तक डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, कौन सा केस है, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हार्मोनिक मीन वाला, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो 2/1/v1 है ना। v1 की जगह लिख दूं v नोट, ये v1 है, प्लस 1/v2, v2 की जगह लिख दूं v डैश। समझ में आया। Yes, sir. हाँ, वैल्यू पुट करने से पहले एलसीएम ले लो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो v नोट इंटू वी डैश आएगा, तो v ऊपर आ जाएगा, 2v नोट v डैश अपॉन v नोट प्लस v, ये बन जाएगा। समझ में आया, आया समझ में। अब वैल्यू पुट करो, 2v नोट, v डैश की वैल्यू कितनी थी, v1 प्लस v2 बाई 2, v डैश की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन v नोट प्लस v डैश की वैल्यू कितनी है, v1 प्लस v2 बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना। सो v नोट इंटू v1 प्लस v2, अब इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ 2 एलसीएम आएगा, तो ये बचेगा 2v नोट प्लस v1 प्लस v2। समझ में आया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2v नोट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v नोट प्लस v1 प्लस v2। समझ में आया, ये आंसर है, लिखो। तो अभी हमने देखा एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड समझ में आ गया सबको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये पूरे जर्नी का निकलता है, ऐसे ध्यान रखो। और इसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, टाइम ड्यूरेशन इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया। हाँ, इसका एक और फॉर्मूला भी लिखना है हमें एवरेज स्पीड का। देखो एवरेज तो हम किसी भी फंक्शन का निकालना, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में भी बताया था कि नहीं बताया था। हाँ, तो अभी मैंने इसको क्या नाम दिया था, केस 2 बोला था, है ना। अब केस 3 लिखते हैं। देखो केस 3, अगर आपको स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, इफ स्पीड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, अगर आपको ये गिवन है, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है आपको, है ना, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखूं तो v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसे कुछ गिवन है। आया समझ में।
Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. उस केस में हमसे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज, देन एवरेज स्पीड फ्रॉम टाइम t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। किसी भी टाइम इंटरवल में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे अगर हमें टाइम का फंक्शन गिवन है? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला? अलग से लिख के बताऊं? जैसे मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x था, तो इसका एवरेज हमने निकाला था इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन फ्रॉम x1 टू x2 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर यहाँ पे हम y भी लिख सकते हैं। समझ में आया? याद है फॉर्मूला? Yes, sir. आवाज आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी ऐसा ही कुछ बनेगा। ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन वी डी टी, वी की जगह जो फंक्शन है वो लिख देंगे हम। समझ में आया? लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक? t1 से t2 तक अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रही है, इज गिवन एज v इक्वल टू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये गिवन। ठीक है, हमसे पूछा फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकंड तक की एवरेज स्पीड निकालनी। कहीं से भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं 0 से पूछे, 2 से 5 पूछ सकते हैं, 3 से 5 पूछ सकते हैं। तो पार्टिकल 0 से लेके 5 तक कितना चला, कितना किस एवरेज स्पीड से चला, ये पूछा है हमसे। समझ में आया? सोल्व करो, देखो देखो सोल्व कर। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन वी डी टी, ठीक है, फ्रॉम t1 टू t2। ऊपर ही फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट लिख दो इंटीग्रेशन, है ना, वी डी टी। वी की जगह क्या लिखेंगे? 3t स्क्वायर प्लस 2t डी टी। लिमिट लगाएंगे, t1 है 0, 0 से 5 अपॉन 5 माइनस 0। समझ में आया? Yes, हाँ sir. हाँ। Yes. अब देखो 3t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा t क्यूब बाई 3, तो t क्यूब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर, टू t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट 0 से 5 अपॉन 5। समझ में आया? हाँ Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. हाँ, अब t का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब आएगा 125 प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो 150 बाई 5 कितना आया? 30 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? Yes, sir. ये एवरेज स्पीड आ गई इसकी 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 0 टू 5 सेकंड। आया समझ में? अच्छा, अगर मान लो इसमें आपसे पूछा जाए, ये लिख लिया क्या सबने? लिख लो। Yes. सबको कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सॉल्यूशन में कोई डाउट है? No, sir. है ना? सो अगर आपसे पूछा जाए ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड फ्रॉम 0 टू 5 सेकंड, तो कितना आंसर आएगा?
150 मीटर। 150 आएगा। हम्म। अरे ये एवरेज स्पीड आई 30, मतलब इसका मतलब एवरी सेकंड 30 मीटर चल रहा है, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? 150। हाँ 150। तो ध्यान से देखो, ये जो चीज हमने निकाली है, ये पूरी चीज, ये डिस्टेंस ही तो है। इसका मैं अलग से फॉर्मूला भी लिखाऊंगा डिस्टेंस का, ध्यान से दो। देखो ये एवरेज स्पीड है, ये टाइम है। इस फॉर्मूले में देखो नीचे टाइम है, T2 माइनस T1 मतलब टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है ना? हाँ अरे ऐसा तो बोलो। Yes, sir. तो ये तो टोटल टाइम आ गया, इट इज टोटल टाइम। और ये अगर एवरेज स्पीड है तो फिर ये डिस्टेंस ही होगा ना, टोटल डिस्टेंस। कहां से कहां तक? T1 से T2 तक का। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। आया क्या समझ में? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन, स्पीड का इंटीग्रेशन करो फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो हमें टाइम डिस्टेंस मिलता है। समझ में आया? ये बाद में लिखवा दूंगा, अभी समझ में आया ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे? हाँ Yes, sir. यस सर। इंटीग्रेशन वी डी टी फ्रॉम T1 टू T2, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या देता है? एरिया अंडर कर्व। क्या देता है? एरिया अंडर कर्व। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है, मैं बाद में बताऊंगा इसको अच्छे से। समझ में आया? ये आपको डिस्टेंस देगा। सो एक क्वेश्चन ये भी लिख लो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। आंसर लिख लो 150 मीटर। समझ में आया? यस सर। सो अभी तक हम स्पीड पढ़ा, उसमें हमने एवरेज स्पीड पढ़ा। एवरेज स्पीड जनरली हम निकालते हैं फॉर जिसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है ना? पूरी जर्नी के लिए निकालते हैं एवरेज स्पीड, कि यहाँ से शुरू हुआ वहां तक गया तो एवरेज निकालो। समझ में आया? बट इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी स्पीड होती है? किसी भी इंस्टेंट पर जब हमें निकालना हो। आया समझ में? तो किसी भी इंस्टेंट पर हमें निकालना है तो उस केस में टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाता है। एक इंस्टेंट तो बहुत छोटा टाइम होता है ना? हाँ इंस्टेंट मतलब पल, तो कोई भी पल बहुत छोटा होता है, सेकंड से भी छोटा होता है। समझ में आया क्या? हाँ सो किसी भी इंस्टेंट पर जब हम स्पीड निकालेंगे तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया समझ में? जैसे अभी हमने एवरेज स्पीड के लिए तो हमने क्या बोला? टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं डेल्टा एस बोल सकता हूँ। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, डिस्टेंस मतलब डेल्टा एस मतलब टोटल डिस्टेंस। समझ में आया? तो जब बड़ा डिस्टेंस हो तो डेल्टा एस बोलेंगे, और बड़ा टाइम है तो डेल्टा टी बोलेंगे। वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलेंगे ds बाई dt। ये मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला। यहाँ पर मैं डी डेल्टा की जगह डी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है और बहुत छोटे टाइम में, इंस्टेंट इतने से टाइम में टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटा मतलब डी, डी लगाते हैं हम, याद है ना? समझ में आएगा? अभी लिखना नहीं है, ये सब लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं लिखना है इनमें से, तुम लिखने लग जाते हो जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो। क्या कर रहे हो यार खुद के साथ? क्यों इतना गलत कर रहे हो खुद के साथ तुम लोग? हाँ कुछ भी लिखा तुम चालू हो जाते हो लिखना। अरे समझो, ये तो सब हटा दूंगा मैं, ये नहीं लिखना है, मैं पूरा लिखवाऊंगा शुरू से। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना नहीं है, लिख लोगे बस, लिखने से समझ में आ जाएगा कि बाद में लिखना आराम से। ds बाई dt क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि ये दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो तो कोई पूछ नहीं रहा है सर कैसा है, लिख रहे हो बस। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके लिए निकालते हैं हम? बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए निकालते हैं। समझ में आया? हाँ तो उस छोटे से इंस्टेंट में टाइम भी बहुत छोटा हो जाएगा, और उस टाइम में पार्टिकल बहुत छोटा सा डिस्टेंस चलेगा, तो छोटा सा डिस्टेंस को बोलेंगे ds, अपन छोटे से टाइम को बोलेंगे dt।
तो आंसर क्या आएगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का? ds/dt। समझ में आया? हाँ। और ये ds/dt को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब भी हम, ये डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। समझ में आया? dy/dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x चेंज करें तो उसके रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, वो होता है dy/dx। तो वैसे ds/dt क्या होगा? टाइम चेंज करें उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, वो होता है ds/dt, दैट इज स्पीड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. सो लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट particular instant is called as instantaneous speed, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, एक और डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल। विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। ds/dt में रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे dy/dx होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट dt जब भी हो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी। समझ में आया? सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? ds/dt, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे मैंने एवरेज लगा दिया तो एवरेज स्पीड है, अगर कुछ नहीं लगाया तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। is given as s is equal to t square plus 4t plus 3. Find speed at t equal to 2 सेकंड। जल्दी से सोल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चन हमने मैथमेटिकल टूल्स में भी किए थे। Sir, 8. 8 देखो, s गिवन है हमें, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा एवरेज स्पीड पूछा है या इंस्टेंटेनियस पूछा है? जब आपसे पूछते हैं किसी टाइम पर, जैसे 2 पर पूछा है तो इंस्टेंटेनियस है ना। और जब पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड पूछते हैं तो वहां पे लिख देते हैं स्पेशली कि एवरेज स्पीड निकालो। समझ में आया? सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है ds/dt। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, 4t का होगा 4 और 3 का होगा 0। तो t इक्वल टू 2 पर स्पीड कितनी हो जाएगी, इसमें पुट कर दो। ये स्पीड का फंक्शन आ गया। समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। सो 2 इंटू 2 प्लस 4 कितना आया आंसर? समझ में आया क्या? तो
फिर से इसी फॉर्मूले को मैं एक बार और लिखता हूँ यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आया ds/dt। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन हमें स्लोप भी देता है, डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है ना, जैसे dy/dx इज द स्लोप ऑफ yx कर्व, है ना। तो ds/dt इट इज स्लोप, ds/dt इट इज स्लोप ऑफ, कौन से कर्व का स्लोप है ds/dt? डिस्टेंस टाइम कर्व। अगर हमें डिस्टेंस टाइम कर्व गिवन है तो उसका स्लोप निकाल लो, स्पीड मिल जाएगा आपको। समझ में आया? हाँ, अरे यस नो तो बोल दिया करो, ठीक है। सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एस वर्सेस टी ग्राफ, एस इज डिस्टेंस, ये मान लो ऐसा है, ऐसा करोगे। अब किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे मैंने मुझसे बोला इस टाइम पर मुझे स्पीड बताओ, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस कर्व पर पहुंचूंगा और इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। स्लोप होता है टेंजेंट, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। फिर ये एंगल निकालूंगा एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये 90 डिग्री से कम है, वैसे स्पीड में हमेशा 90 से कम ही आएगा क्योंकि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझ में आया? तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो ये इसका स्लोप, इस टाइम पर स्लोप क्या होगा, tan थीटा। कैसे निकालते हैं स्लोप? tan थीटा, और यही स्पीड है v, तो फॉर्मूला क्या आया, v इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर हम स्लोप निकाल लो, क्या मिलेगी हमें, गिव्स स्पीड। समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। देखो, अब देखो, ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू होता है ds/dt, है ना। फिर से इसी को मैं, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूं, देखो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्पीड मिलता है, हमने क्वेश्चन भी किया, है ना। अगर मैं स्पीड को इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्टेंस मिल जाएगा, उल्टा होता है ना, क्योंकि दोनों, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड मिलेगा, स्पीड को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। समझ में आया क्या? कैसे? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे टाइम को इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम फंक्शन, स्पीड इज ए टाइम फंक्शन, स्पीड टाइम पे डिपेंडेंट है, तो टाइम को उधर ले जाओ। सो क्या बन जाएगा, ds इज इक्वल टू v dt, ये बन जाएगा, है ना। यस सर। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हमें पहले से आता है। सो इधर ds का इंटीग्रेशन और इधर v dt का इंटीग्रेशन। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ds का इंटीग्रेशन आएगा डिस्टेंस, ds का इंटीग्रेशन आएगा इन डिस्टेंस, बट कहां से कहां तक निकालना है वो लिमिट लगानी पड़ेगी ना, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक, या 2 से 5 सेकंड तक, या 5 से 10 सेकंड तक। तो लिमिट क्या लगाएंगे इधर, टाइम की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, ये आ गया। समझ में आया क्या? ये मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था, यहाँ पे भी तो बताया था आपको, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का है ना। यस समझ में आया ना सबको? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? सर। वही चीज यहाँ पे प्रूफ कर दी हमने। कैसे प्रूफ की, ये इक्वेशन dt इधर ले गया, दोनों का इंटीग्रेट किया, ds का इंटीग्रेशन s आएगा और ये आ गया v dt का इंटीग्रेशन। आया समझ में? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आंसर आया था 150 मीटर इस वाले क्वेश्चन में। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आएगा, 150। मान लो इसी में पूछा, मैंने आपसे पूछा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 0 to 5, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से 5, आंसर आ जाएगा 150। इससे डिवाइड मत करो, डिस्टेंस आ जाएगा,
समझ में आया क्या? हाँ Yes. आया समझ में? Yes, sir. हाँ अब मैंने आपको डेफिनेट ये दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है T1, अपर लिमिट है T2। मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। ये हमें क्या देता है, जैसे इस केस में डिस्टेंस दे रहा है बट ये हमें एरिया अंडर कर्व भी तो देता है। समझ में आया? Yes, sir. ये हमें एरिया अंडर कर्व भी देता है। तो डिस्टेंस हमें कौन से ग्राफ का एरिया अंडर कर्व मिलेगा? v वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें डिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. डेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x1 टू x2, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व, ये होता है ना। समझ में आया? हाँ Yes, sir. वैसे ही इंटीग्रेशन b dt फ्रॉम T1 टू T2 है ना, फ्रॉम T1 टू T2, ये क्या होगा? एरिया अंडर BT कर्व। समझ में आया? फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2, समझ में आया? सो अभी हमने फॉर्मूला निकाला S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B dt, यहाँ पे भी लिख लो फ्रॉम T इक्वल टू T1 टू, एरिया देता है तो उसकी लिमिट भी तो होनी चाहिए, यहाँ पर लिख लो फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2। समझ में आया? लिमिट होनी चाहिए ना कहां से कहां तक का एरिया। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। सो एक्चुअल में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला सिर्फ इस इंटीग्रेशन करके नहीं, अगर हमें ग्राफ गिवन है तो उसका एरिया निकाल के भी बता सकते हैं, है ना। Yes, sir. इट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व। समझ में आया क्या? डिस्टेंस क्या होगा, किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर वी टी कर्व। जैसे मुझे अगर वी टी कर्व गिवन है, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे एक साथ, अभी हम कंसेप्ट लिख रहे हैं, इसके क्वेश्चंस में बाद में कराऊंगा, सारे ग्राफ वाले एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व, ठीक है। मान लो मुझे T1 से T2 तक का डिस्टेंस पूछा है, T1 से T2 तक का डिस्टेंस पूछा है, तो यहां तक का एरिया, ये एरिया निकाल लो। समझ में आया क्या? है ना। अब अगर आपको ऐसा ग्राफ गिवन है जिसका एरिया डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाता है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, वरना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आया समझ में? सो ये एरिया क्या देगा आपको? डिस्टेंस देगा, है ना। यहाँ पे भी लिख लेना, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो हमने डिस्टेंस वाले टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं किया था, बट अब कर सकते हैं, मैंने करवाया आपको डिस्टेंस, एक क्वेश्चन किया था 150 आंसर आया था, है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे बाद में ग्राफ से रिलेटेड, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसका एरिया निकालोगे, डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज मतलब होता है डिफरेंशिएशन। सो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी आपको, है ना। किसी भी टाइम पर पूछा है तो टाइम की वैल्यू पुट कर दो डिफरेंशिएट करने के बाद, और फिर स्पीड का इंटीग्रेट करोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। दोनों उल्टा होता है, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड मिलेगा, स्पीड को इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगाओगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। सो एक और चीज हमने देखा था, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है स्पीड, ds by dt इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है स्पीड। स्लोप निकाल लो, या तो ds by dt से स्लोप निकलता है या फिर tan थीटा से टेंजेंट बना के। समझ में आया? और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम T1 टू T2। तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व आपको क्या देगा? डिस्टेंस। समझ में आया? आया समझ में?
हाँ, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड इज कंप्लीटेड। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। सो ये रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, कि पार्टिकल जब डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन से तो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो वेलोसिटी आता है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो स्पीड आता है, वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो वेलोसिटी आता है। तो ये आपको डायरेक्शन भी बताता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैंने आपको बोला एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है इतनी स्पीड से, तो आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताऊंगा। तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी पता लग जाती है तो दोनों मिलके बन जाते हैं वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ, जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में जा रहा है, तो मैं सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर बोलूंगा तो वो तो स्पीड है, ठीक है, दैट इज ए स्पीड। ठीक है, तो अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी गिवन है तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, है ना। तो अगर पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी। पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? सो हमने स्पीड में क्या लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, वैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आया क्या? सो क्या लिखेंगे इसमें, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम is called velocity. So velocity होगा displacement traveled per unit time. बेसिक फॉर्मूला इसका यही है, बट ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, नहीं तो ये आपको इस फॉर्मूले से आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, सो वेलोसिटी इज, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से सही वेलोसिटी आ जाएगी, या फिर अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। समझ में आया? हाँ, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वेक्टर बोलते हैं इसको। स्पीड में सिर्फ वी बोल रहे थे ना, इसको ऐसे बोलेंगे, वी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिखेंगे इसको। समझ में आया? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और सीरियस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो जो वेलोसिटी होती है इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दो चीज है इसके पास। तो अगर मैं बोलूं पार्टिकल जैसे स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो सिंपल है कि जैसे पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, चाहे कोई भी डायरेक्शन में चलता रहे, घूमता रहे, गोल गोल घूमता रहे, तो भी उसकी स्पीड यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट कब होगी, जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। समझ में आया क्या? अगर वो घूमने लग जाए या डायरेक्शन ऐसे ऐसे चलने लग जाए तो डायरेक्शन चेंज हो रही कंटिन्यूसली, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी नॉर्थ कभी साउथ, एंगल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ में आया? हाँ, सो अगर yes. वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर दो आप, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म बोली जाएगी। फिर उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, Non-uniform. हाँ, किस केस में, अगर डायरेक्शन भी, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल सीधे सीधे चलना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कोई पार्टिकल है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी,
अगर वो स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल है, ये इस स्ट्रेट लाइन में मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कंटिन्यूसली, तो इसमें इसकी डायरेक्शन भी सेम है ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसी वेलोसिटी को बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If a particle moves with uniform velocity, it means it is having same magnitude and moving in the straight line. समझ में आया? With same speed. आया समझ में? अगर मान लो पार्टिकल जैसे मान लो सर्कल पे घूम रहा है, बट इसकी स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकंड हर जगह, बट इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। समझ में आया? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। हाँ, Yes, sir. तो ये होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बनाओ ये, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। Yes, sir. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर टाइम के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ए its velocity with time, then its velocity is known as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया क्या? आया समझ में? अब ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चले with constant magnitude। मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी बोल सकते हैं। स्पीड, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? ओनली स्पीड ही तो होती है। समझ में आया? मीन्स स्पीड विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। पाथ को चेंज किए बिना, मतलब स्ट्रेट लाइन में पहले ही बोला है। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. it is possible only when particle moves in straight line with constant magnitude without changing its path। तभी पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. लिख लो।